नमस्कार दोस्तों, पीएस टेक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग टीजीटी राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 हल करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न होंगे। फ्रेंड्स, तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। फ्रेंड्स, यदि आपको फ्री में नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 हम लोग हल करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न आज के प्रैक्टिस सेट में हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो प्रैक्टिस सेट है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा आप लोग और देखिएगा आपको इसमें से कितने प्रश्न आ रहे थे। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है फ्रेंड्स, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक ने की है, यानी दी है? गार्नर ने, सीले ने, गोरिल ने या गिलक्राइस्ट ने? तो फ्रेंड्स, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। ये किसने कहा है? हमारे गार्नर महोदय ने, यानी ऑप्शन 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा, गार्नर। अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? एक स्थान से शासन का न होना, दूसरा केंद्र सत्ता ही सब कुछ न हो, तीसरा केंद्र व राज्य के दोहरी सरकारें, चौथा कि एक केंद्रीय शासन हो। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर सभी लोग समझ चुके होंगे कि संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण हमारा होता है क्या? ठीक है, और केंद्र व राज्य की दोहरी सरकारें। ठीक है, देखिए संघात्मक संविधान में हमारे जो 3 प्रमुख लक्षण इसके होते हैं, कौन कौन से? लिखित कठोर सर्वोच्च संविधान, दूसरा होता है सर्वोच्च न्यायपालिका और तीसरा होता है केंद्र व राज्य की दोहरी सरकारें। तो हमारा ऑप्शन में क्या दिया था? थर्ड, केंद्र व राज्य की दोहरी सरकार, यानी थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? किसके लिए हैं? भारतीय नागरिकों के लिए हैं, उच्च न्यायालय के लिए, राष्ट्रपति के लिए या सरकार के लिए? तो फ्रेंड्स, जो भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व का जो प्रावधान है वो हमारा सरकार के लिए किया गया है। किसके लिए? सरकार के लिए किया गया, यानी ऑप्शन 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 के तहत, ठीक है, इसका वर्णन किया गया है नीति निर्देशक तत्वों का। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या हमारा है। अगला प्रश्न कह रहा है, संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ किस में निहित हैं? जो संसदीय सरकार होती है उसमें कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ किस में होती है? प्रधानमंत्री में, संसद में, मंत्रिपरिषद में या राष्ट्रपति में? तो प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड, मंत्रिपरिषद। ठीक है, मंत्रिपरिषद में क्या होता है? संसदीय सरकार में जो कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ हैं वह मंत्रिपरिषद में निहित होती है, यानी थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? 1954, 1953, 1955 या 1952? तो फ्रेंड्स, कब पारित किया गया था फ्रेंड्स? प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा 1955। कब किया गया था? 1955। ठीक है, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है हमारा, संपत्ति के मौलिक अधिकार को, ठीक है, संविधान के किस संशोधन द्वारा विलुप्त कर दिया गया? 41वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें, 44वें या 47वें? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, संपत्ति का जो मूल अधिकार था इसे समाप्त कर दिया गया और इसे कौन सा अधिकार बना दिया गया? इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पे चलते हम लोग। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है हमारा, प्रश्न नंबर 7, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है? ठीक है, प्रश्न को एक बार फिर से सुन लीजिए। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है? राज्यसभा को है, केंद्रीय मंत्रिमंडल को है, लोकसभा को है या राष्ट्रपति को है? प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा को यह अधिकार है कि वो राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय हित में घोषित कर सके। ठीक है, यानी ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है अगला हमारा है। देखिए प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया?
1954, 1967, 1955 या 1976। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए कोई ऑप्शन मुझे राइट नहीं दिख रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1900, ठीक है, 1956 हो जाएगा। ठीक है, 1956 के अंतर्गत क्या गया था, राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया था। तो राइट आंसर इसमें कोई नहीं है। तो आप इसके जो इर्द गिर्द जो ऑप्शन राइट हो उसे आप मार सकते हैं। ठीक है, तो यानी थर्ड आप थर्ड मार सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से सही नहीं है, लेकिन आपको कोई ना कोई ऑप्शन चुनना होगा तो थर्ड पे ही आप मार सकते हैं। ठीक है, लेकिन राइट आंसर हो जाएगा 1900 हमारा 56। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए हमारा कह रहा है, व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता और न ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न कह रहा है कि व्यक्ति के वह कौन सा अधिकार है जो उसे सहज प्राप्त है, यानी आसानी से प्राप्त है, लेकिन उसे वंचित नहीं किया जा सकता और न ही उसे स्थानांतरित यानी उसे किसी रूप में बदला जा सकता है। आइए देखते हैं कौन सा अधिकार है वह, स्वतंत्रता का अधिकार, प्राकृतिक अधिकार या राजनीतिक अधिकार या सामाजिक अधिकार। तो फ्रेंड्स जो व्यक्ति का वह हमारा कौन सा अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है। प्राकृतिक अधिकार को जन्म का अधिकार कहा जाता है। कौन सा, जन्म का अधिकार, जीवन का अधिकार, सॉरी जीवन का अधिकार कहा जाता है। प्राकृतिक अधिकार को जीवन का अधिकार कहा जा सकता है। इसे वह क्या करता है, सहज ही प्राप्त करता है और इसे वंचित उससे नहीं किया जा सकता है कोई भी आपातकालीन में। ठीक है, यानी ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 10, संसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, मंत्रिमंडल सचिव, महान्यायवादी, महालेखाकार, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स, सभी को आता होगा। तो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा महान्यायवादी। देखिए महान्यायवादी ये संसद का सदस्य नहीं है, फिर भी इसे संसद की किसी भी सभा में भाग लेने का अधिकार है। ठीक है, लेकिन यह मत नहीं दे सकता है। ठीक है, मत नहीं दे सकता है, लेकिन उसकी कार्यवाही में भाग लेने का इसे अधिकार है। यानी प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 11, अम्बुड्समैन की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, प्रशासनिक अभिकरण, लोकपाल, लोकायुक्त, लोक सेवा आयोग, सीबीआई। तो फ्रेंड्स जो अम्बुड्समैन है इसकी अवधारणा हमारी जो है लोकपाल, लोकायुक्त से संबंधित है। प्रश्न नंबर 11। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में चलते हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किस नेता को ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ऐसा कौन सा नेता था जो भाग लिया था और उसे ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास था। तो देखते हैं कौन से वो नेता थे हमारे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस या गोपाल कृष्ण गोखले। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन 4 गोपाल कृष्ण गोखले, यानी फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का। अगले प्रश्न में चलते हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, गांधी जी की राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन है। गांधी जी की राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन है क्या है, साध्य साधन की पवित्रता, पंचशील या लोकतंत्री समाजवाद या मजदूर आंदोलन। तो फ्रेंड्स गांधी जी की जो राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन थी वो हमारी थी साध्य साधन की पवित्रता। वह साध्य और साधन दोनों को ही पवित्र मानते थे, यानी एक ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा साध्य साधन की पवित्रता। अगले प्रश्न पे चलते हम लोग। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है प्रश्न नंबर 14, पंडित जवाहरलाल नेहरू किस सन में होम रूल लीग के सचिव बने थे, 1918, 1916, 1912, 1921। तो फ्रेंड्स पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो हमारे 1916, ठीक है, सन 1916 में होम रूल लीग के सचिव बने थे, यानी 2 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग बताएं कि 1916 में फ्रेंड्स जाने दीजिए, प्रश्न नहीं, मैं आप लोगों को बताता कि 1916 में क्या हुआ था। कांग्रेस के जो 2 भागों में उसका विभाजन हो गया था, तो 1916 में उसका क्या हो गया था, समझौता किया गया था। ठीक है, दोनों विभाजित दल जो एक में मिल गए थे। तो यानी 1916 में हमारी 2 घटनाएं हुई थी, कई घटनाएं हुई थी, लेकिन आपको 2 पॉइंट मैंने इसमें बताया। अगले प्रश्न पे चलते हम लोग। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, किस भारतीय आधुनिक चिंतक को आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न। अरविंद घोष, आचार्य नरेंद्र देव,
भीमराव रामजी अम्बेडकर या रामास्वामी। तो फ्रेंड्स भीमराव रामजी अम्बेडकर को आधुनिक चिंतन को आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, भीमराव रामजी अम्बेडकर। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रश्न नंबर 16, यदि राज्य सरकार राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती है तो उसे पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है। यदि राज्य सरकार राजनीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन सही तरीके से नहीं करती है तो उसका पालन जो है कराने के लिए उसे बाध्य कौन कर सकता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, मतदाता, संसद या विपक्ष। तो फ्रेंड्स उसे मतदाता बाध्य कर सकता है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का सही तरह से क्रियान्वयन करने के लिए। ठीक है, यानी ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है, इन तत्वों में से कौन सा तत्व मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है। 4 तत्व दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है ऐसा कौन सा तत्व है जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है लेकिन राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है। तो हमारा पहला है समान कार्य के लिए समान वेतन, सरकारी नौकरी में योग्यता के आधार पर समान अवसर, या बेकारी जीवन यापन भत्ता, या निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। प्रश्न नंबर 17। तो प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स 93वां जो संशोधन हुआ था उसमें यह व्यवस्था की गई थी कि जो 6 से 14 वर्ष के बालक होंगे उन्हें निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, कितने वर्ष के बालकों को? 6 से 14 वर्ष के बालकों को। यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हम लोग। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस वर्ष को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया था? 1996, 1997 या 1998, 1999। प्रश्न बहुत पुराना है फ्रेंड्स, फिर भी आपको ये आपका एक जीके बन जाता है कि जो पहली बार की बात हो रही है कि किस वर्ष ग्राम सभा को क्या किया था, ग्राम सभा वर्ष घोषित किया था। तो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा 1998। ठीक है, यानी थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, जाति प्रथा का तत्व है। फ्रेंड्स जाति प्रथा का तत्व क्या है? चेतनाबोध, आधुनिकतावाद, राजनीतिकरण या संप्रदायवाद। तो फ्रेंड्स जाति प्रथा का जो तत्व है वो हमारा चेतनाबोध है, यानी ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, भारत में क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण है क्या है? पृथकतावाद, अल्पसंख्यकों की स्थिति, पृथक राज्यों की मांग, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन व निर्माण। प्रश्न नंबर 20। तो प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 भाषा के आधार पर राज्यों का गठन व निर्माण। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 21, लोकपाल और लोकायुक्त पदों की स्थापना संसद ने किस वर्ष अधिनियम पारित कर की? 1958, 1960, 1965, 1969। तो प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1965। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकपाल लोकायुक्त पदों की जो स्थापना जो हुई थी संसद में वो 1965 में की गई। ठीक है, 65 जो अधिनियम आया था 1965 में आया था। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, रूसों के समान इच्छा यानी जनरल विल जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है का तात्पर्य किस भाव से है? जनमत, अधिकतम लोगों के हित, या वह जो समस्त समुदाय के हित में हो, या वह जो राजा के हित में हो। प्रश्न नंबर 22। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा वह जो समस्त समुदाय के हित में हो। यही क्या है? रूसों के समान इच्छा का तात्पर्य है, यानी थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न हमारा बहुत अच्छा बहुत इजी प्रश्न है फ्रेंड्स, सभी को आता होगा। राज्य के आवश्यक तत्व क्या हैं? कितने हैं? ठीक है, 7, 5, 4, 3। तो सभी लोगों को पता है कि राज्य के जो आवश्यक तत्व हैं वो हमारे कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, कितने हैं? 4 हैं। पहला क्या है? निश्चित भूभाग, दूसरा क्या हमारा है? जनसंख्या, तीसरा क्या है? संप्रभुता, चौथा क्या है? सरकार।
तो यानी 4 हो गए हमारे राज्य के आवश्यक तत्व, यानी थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या है, रक्त संबंध से समाज और समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई है, यह कथन किस विचारक का है। रक्त संबंध से समाज और समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई है, ये किसने कहा है, गार्नर ने, लास्की ने, रूसो ने या मैकाइवर ने। तो प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मैकाइवर। ठीक है, मैकाइवर ने कहा था रक्त संबंध से समाज और समाज से क्या हुई है, राज्य की उत्पत्ति हुई है। मैकाइवर महोदय ने कहा नहीं थी, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, यानी कि ठीक है फ्रेंड्स, प्रयोग किया गया किसके द्वारा, रूसो द्वारा, हॉब्स द्वारा, बोधा द्वारा, प्लेटो द्वारा। तो फ्रेंड्स संप्रभुता शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वह हमारे बोधा महोदय के द्वारा किया गया था। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। यह कथन किसका है कि स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे की विरोधी हैं और न ही पृथक, वे एक आदर्श के दो रूप हैं। किसने कहा था, बहुत अच्छा प्रश्न है। पैरेटो ने, मेंटलैंड ने, हर्बर्ट डीन ने, डेविस ह्यूम ने। तो फ्रेंड्स यह कथन हमारे हैं हर्बर्ट डीन जी के। ठीक है, किसके, हर्बर्ट डीन जी के, यानी थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक दो भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त है तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जा रहे हैं। ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य के लिए या अनिवार्य सेवा राज्य के लिए या लोकतांत्रिक राज्य के लिए या आदर्शवादी राज्य के लिए। प्रश्न नंबर 27। तो प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 लोक कल्याणकारी राज्य। ठीक है, ऑप्शन 1 लोक कल्याणकारी राज्य। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है राजनैतिक सिद्धांत जो नागरिकों को व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं। राजनैतिक सिद्धांत जो नागरिकों को व्यक्तिगत जीवन में क्या करे, न्यूनतम मतलब कम हस्तक्षेप करे, उसे क्या कहते हैं, लेस फेयर या यूटिलिटेरियनिज्म या व्यक्तिवाद या इंटरप्रेन्योरशिप। तो फ्रेंड्स यह कहा जाता है, किसे कहते हैं हम लोग, व्यक्तिवाद। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद क्या कहता है, राजनैतिक सिद्धांत जो नागरिकों को व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या। हाँ, अगला प्रश्न हमारा है निम्नांकित में से कौन सी विशेषता फांसीवाद में पाई जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। फांसीवाद में कौन सी विशेषता पाई जाती है, चारों ऑप्शन में से। प्रजातंत्र का विरोधी है, राज्य को साधन मानता है, समाजवाद का पोषक है या अंतर्राष्ट्रीय शांति का अग्रदूत है। प्रश्न नंबर 29। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 प्रजातंत्र का विरोधी है। ठीक है, यानी ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न पर चलते हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या करा, बहुत अच्छा प्रश्न। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति व उत्पादन के साधन प्रशासन का नियंत्रण होगा, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी व समाज शोषण मुक्त होगा, किस, ये कौन सी विचारधारा है, फांसीवाद, अराजकतावाद, आदर्शवाद या समाजवाद। तो फ्रेंड्स यह समाजवाद विचारधारा है। कौन सी, समाजवाद, यानी इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, समाजवाद। अगले प्रश्न पे चलते हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने मुख्य अंग है। संयुक्त राष्ट्र के कुल कितने मुख्य अंग हैं, 7, 5, 6, 8, कितने हैं हमारे। तो इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के हमारे कुल मुख्य अंग जो हैं 5 हैं। कितने, 5 हैं, यानी 2 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, महासभा है, दूसरी हमारी सुरक्षा परिषद है, तीसरी हमारी न्याय परिषद है, चौथी हमारी क्या है, सचिवालय है, और पांचवा जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। तो इस तरह से हमारे कितने उसके कुल अंग हो जाते हैं, 5, यानी 2 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है लॉक ने कितनी पुस्तकें लिखी। लॉक ने कितनी पुस्तकें लिखी थी, 35, 25, 15, 45। तो फ्रेंड्स लॉक ने लगभग 30 पुस्तकें लिखी थी। कितनी, 30 पुस्तकें लिखी थी। तो ऑप्शन में 30 नहीं है, तो 30 से जो मिलता जुलता प्रश्न जो आंसर होगा हमारा विकल्प, उसे हम राइट मार देंगे, यानी ऑप्शन 1 35 मार देंगे। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है
हॉब्स की किस पुस्तक ने उसे अमर बना दिया? तो बहुत अच्छा प्रश्न। हॉब्स की कौन सी पुस्तक थी जिससे उसे क्या मिली, उसे सम्मान मिला, उसे अमर बना दिया? डी कारप पॉलिटिको या डीस्यू या लेवियाथन या किसी ने भी नहीं? तो फ्रेंड्स हॉब्स की जो लेवियाथन थी, इस पुस्तक ने क्या किए थे, हॉब्स को अमर बना दिया था। ठीक है, यानी ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा लेवियाथन। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। क्या है, कथन संबंधित है। जेल सुधार किस राजनीतिक विचारक ने प्रस्तुत किया था? ठीक है, किसने प्रस्तुत किया था? प्लेटो ने, अरस्तू ने, वेंथम ने, रूसो ने? तो फ्रेंड्स जो वेंथम महोदय थे उन्होंने क्या किया था, जेल सुधार, ठीक है, राजनीतिक विचार प्रस्तुत किया था। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, यानी थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 34 का। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 35। मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत में राजा को किसके अधीन माना है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है। तो समझिए मनु जो हमारे हैं सैद्धांतिक थे, तो सैद्धांतिक में हमारा आ जाएगा ईश्वर के अधीन। तो यानी इसका ऑप्शन जो एक है राइट आंसर हो जाएगा, ईश्वर के अधीन। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है, किस विचारक के लिए धर्म और राजनीतिक अलग अलग नहीं है? किसने कहा है कि धर्म और राजनीतिक अलग अलग नहीं है? विनोबा भावे ने, महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने? तो फ्रेंड्स हमारे महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं है, यानी दो ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, इस विचार के समर्थक कौन विद्वान है? ठीक है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। ये किसके विचार हैं, कौन समर्थन करते हैं, कौन विद्वान इनके? प्रोफेसर जोड या डॉक्टर आशीर्वादी लाल या रूसो या मिल? तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हमारा जो रूसो है, रूसो ने कहा था स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, यानी इस विचार के वो क्या थे, समर्थक थे। इन थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा कब सम्मिलित किया गया था? मौलिक कर्तव्यों को कब किस संशोधन में लाया गया था? 42वें संशोधन में, 42वां संशोधन 1978 में, या 44वां 1984 में, या 48वां 1976 में, या 42वां 1976 में? तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा 42वां 1976 में। इस संशोधन में क्या किया गया था, हमारे मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, यानी फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है? बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत में किस कारण से जो यहाँ की जो व्यवस्था है संघात्मक व्यवस्था है? न्यायपालिका स्वतंत्र है, संविधान लिखित है, संविधान में संघ व राज्यों की मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है, या मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड हमारा, संविधान में संघ व राज्यों की मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है, इसलिए हमारे देश में क्या है, संघात्मक शासन व्यवस्था है। अगले प्रश्न में चलते हम लोग। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 40, संविधान के उद्देशिका में समाजवादी व पंथ निरपेक्ष, जिसे धर्मनिरपेक्ष भी कहा जाता है, किस वर्ष संशोधित कर जोड़ा गया था? तो फ्रेंड्स ये कब जोड़ा गया था? प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन 2, 1976 में संशोधन में जोड़ा गया था हमारा क्या? ठीक है, क्या जोड़ा गया था? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, यानी जो धर्मनिरपेक्षता के नाम से भी इसे जाना जाता है, यानी ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा 1976। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? किसमें निहित होती है? मंत्रिमंडल में, विधानमंडल में, मुख्यमंत्री में, या राज्यपाल में? तो फ्रेंड्स जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है वो हमारी राज्यपाल में निहित होती है, यानी फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है। बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स, ये प्रश्न कभी बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है, लोग कन्फ्यूजन के कारण इसे छोड़ देते हैं या गलत कर देते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, आइए ऑप्शन पहले देखते हैं। समय जिसमें सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं, या प्रश्नकाल के बाद का 1 घंटे का समय जिसमें कोई कार्यसूची नहीं निश्चित रहती, या किसी दिवस के निश्चित कार्यसूची की समाप्ति के बाद का 1 घंटे का समय, या भोजन
अवकाश का समय। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन 2। प्रश्नकाल के बाद का जो 1 घंटा होता है उस समय क्या होता है, कोई कार्यसूची नहीं निश्चित रहती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, प्रश्न काल में जो होता है कोई कार्यसूची निश्चित नहीं होती है, वही हमारी क्या होती है, शून्य काल होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न फ्रेंड्स और ये लास्ट प्रश्न है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। संविधान की किस धारा के अंतर्गत अस्पृश्यता पूरी तरह समाप्त करके इसे प्रचलन का किसी रूप में निषेध कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आप लोग देख लिए होंगे कि ऑप्शन 2 जो है 17। ठीक है, तो संविधान की जो 17 नंबर की जो धारा है इसके अंदर क्या किया गया, अस्पृश्यता को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा कि इस वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 43 तक। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगले वीडियो के लिए तब तक वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अपनी पढ़ाई यूँ ही जारी रखिए, एकदम से मेहनत से लग रही है इसी विचार के साथ। तब तक अगले वीडियो के लिए वेट करते हैं। थैंक यू।